स्टोरी ट्यूब के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की हमारी ये कहानी बिल्कुल सच्ची और सबक आमोज़ है। बेटी ने दरबदर कर दिया। यकीनन ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब कहते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मुझे भी बेटी की बड़ी चाह थी। जब अल्लाह ने ऊपर तले 2 बेटे दे दिए तो मैंने बेटी की दुआएं मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने सुनी और दूसरे बेटी की पैदाइश के 4 बरस बाद एक नन्ही परी का तोहफा मेरी गोद में डाल दिया। इस खूबसूरत अनायत पर फूली न समाती थी। बेटी की सूरत देखती तो इतना प्यार आंखों में उमड़ आता कि वो मुझे अपने दोनों बेटों से भी ज़्यादा अहम लगने लगती। ये एक कुदरती बात है कि बेटियां लड़कों की निस्बत ज़्यादा नाजुक मिजाज होती हैं। वो हसास भी होती हैं, तभी इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वैसे भी जो औलाद सबसे छोटी हो वो माँ बाप का दिल ज़्यादा लुभाए रखती है। मेरी बेटी दरशवार बहुत मनमोहनी सी थी। वो खूबसूरत ही नहीं, ज़हीन भी बला की थी। बचपन में जब तोतली ज़बान में प्यारी प्यारी बातें करती तो हम माँ बाप दोनों ही इस पर वारी सदके हुआ करते। मैंने अपने बेटों के नाम फर्मा बरदार और ताबेदार रखे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि ये दोनों बच्चे हमारे फर्मा बरदार और ताबेदार रहें। वो हमारी हर बात माने, हर हुक्म बजा लाएं, ताकि ज़माने की दस्त बर्द से बचे रहें। वो खुद सर ना हो जाएं कि अच्छे बुरे की तमीज़ खो दें और हमारे बाद ज़माने की ठोकर में आ जाएं। वाकई मेरे बच्चे असम बासमी निकले। वो बहुत फर्मा बरदार साबित हुए। हम दोनों मियाँ बीवी ने इनकी ऐसी तरबियत की थी कि वो नेक और साले भी थे और वालिदैन का कोई हुक्म नहीं टालते थे। मेरे शोहर अच्छे बिजनेसमैन थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अपने वालिद की तरफ से विरसे में मुझे एक मकान मुंतकिल हुआ और दुकान इन्होंने अपनी मेहनत से बना ली। इस तरह एक आबाई घर के अलावा इनकी मलकियत में 2 दुकानें आईं। किराए से कुछ आमदन हो जाती। दरशवार घर में सभी की लाडली थी। ये प्यारी सी गुड़िया माँ बाप की ही नहीं, अपने भाइयों की भी आंख का तारा थी। दोनों भाई इस पर जान चढ़ते थे। वो फर्मा बरदार को फरमान और ताबेदार को ताबे पुकारती थी। दरशवार को सबसे ज़्यादा मेरे खावन का प्यार हासिल था, तभी वो अपने भाइयों को खातिर में ना लाती, हर बात मनवा लेती और इनकी चीज़ों पर भी कब्जा कर लेती। वो बखुशी बहन के हक में दस्तबरदार हो जाते, क्योंकि वो इस पर फरिफ्ता थे। खिलौना, किताबें, खाने पीने की अशिया, गर्ज दरशवार इनकी जो चीज़ें चाहती उठा लेती और वो इसको ना रोकते टोकते। जब तक वो छोटी थी हम भी इसे नहीं रोकते थे कि ना समझ है, बड़ी होगी तो आप ही समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। बड़ी होती गई तो मज़ीद जारहत पसंद हो गई। एहसास से मलकियत इसमें कूट कूट कर भरा था। मजाल है कि कोई फिर इससे वो शय वापस ले सकता। बड़े भाई का फाउंटेन पेन होता या छोटे की कलाई की घड़ी, अगर इसे पसंद आ जाती वो इनसे झपट लेती और फिर हक के मलकियत से बरगस दस्तबरदार ना होती। वो बेचारे मुँह देखते रह जाते, चुप हो जाते और मेरे मियाँ कहते कि छोड़ो और ले लेना, छोटी बहन का दिल ना तोड़ो। ताहम मैं अब महसूस करने लगी थी कि ये लड़की बेलगाम होती जा रही है। इसे अपनी मनवाने की आदत पड़ गई है। अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करवाना अपना फ़र्ज समझती है। कभी अगर इसकी फरमाइश पूरी ना हो पाती, आसमान सर पे उठा लेती। मैं खौफज़दा रहने लगी कि ये बहुत अच्छी नहीं। ये आदत आगे चलकर इसके हक़ में बुरी साबित हो सकती है। माँ बाप, बहन भाई हर कदम पर इसके साथ रायत बरतते थे, मगर ज़माना तो ऐसा नहीं था। जबकि हक़ की मलकियत को इसने अपनी फितरत बना लिया था। इसकी उम्र 16 बरस हो गई। मैं दरशवार को रोकने टोकने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अच्छे बुरे की तमीज़ करना सीखो और इस तरह बेलगाम ना होती जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हें किसी गड्ढे में गिरा दें। तब तुम ही नहीं, हम सबको तकलीफ़ होगी। वो मेरी बात ना समझती, बल्कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अगर डांट डपट करती तो उसके वालिद आड़े आ जाते कि क्या हो गया है, तुम क्यों बच्ची के पीछे पड़ गई हो, अभी इसकी उम्र ही क्या है, वक्त के साथ साथ पुख्ता ज़हन हो जाएगी। मैं कहती कि ये बेटी है और बेटियां पराया धन होती हैं, इससे भी तो पराया घर जाना है। आज अगर हम दरशवार को अच्छा बुरा नहीं बताएंगे तो कल को ये ससुराल वालों के हाथों ख्वार होगी। माएँ बच्चियों को ऊंच नीच समझाती ही हैं। मुझे इसे समझाने दो, मगर वो हमेशा मुझे गलत और बेटी को सही कहते रहे। इनकी शाह पाकर वो और भी दिलेर और शेर हो जाती थी। अब मेरे बेटे भी महसूस करने लगे थे कि इनकी बहन हर वक्त ज्यादती करती है।
छोटी होने के बावजूद बात बात पर इनकी बेइज्जती कर देती। वो वालिद के डर से इसे कुछ न कहते और सब्र कर लेते थे। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। तीनों बच्चे बालिग और बाशऊर हो गए। बड़े बेटे ने ग्रेजुएशन करने के बाद वालिद की दुकान संभाली, जबकि छोटा बेटा अभी पढ़ रहा था। मेरे खामद बीमार पड़ गए। दरशवार ने मैट्रिक कर लिया था और अब वो सेकेंडरी की तालबा थी कि इन्हीं दिनों में मेरी सुतीली ननंद दरशवार के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने हमारे घर आई। मैंने इनकी खूब खातिर मदारत की, क्योंकि मेरे मियाँ अपनी बहन से प्यार करते थे। वो उम्र में इनसे 4 साल बड़ी थी। बहुत अदब करते थे। हमारे ससुर साहब ने 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी से मेरी ये नंद फाखरा पैदा हुई और जब ये 5 बरस की थी तो इसकी माँ फौत हो गई। तब ससुर साहब को दूसरी शादी करना पड़ी। मेरे शोहर और बाकी इनके बहन भाई दूसरी बीवी से थे। हमारी सास बहुत अच्छी थी। इन्होंने फाखरा को बहुत प्यार और तरीके से पाला, सगी औलाद की तरह समझा। लिहाजा इनके बच्चे भी बहन से प्यार करते थे और सगी सुतेली का कोई फ़र्क इनमें ना था। सभी एक साथ एक घर में पले बड़े। इनका आपस का प्यार भी मिसाली था। जब इसने मुझसे रिश्ते की बात की तो मैंने जवाब दिया कि तुम्हारी ख्वाहिश सर आंखों पर, यह हमारी इज़्ज़त अफजाई है, लेकिन अभी भाई को घर आ जाने दो, वही जवाब देंगे। मैं इनकी मर्ज़ी के ताबे हूँ। हम अभी ये बात कर रहे थे कि कदीर घर आ गए। इन्होंने बहन का मदा सुना तो इनकार ना कर सके और हाँ कर दी। इस वक्त दरशवार कॉलेज गई थी। वो घर आई तो इसके फरिश्तों को भी इल्म ना था कि आज वालिद और फूफी ने इसकी किस्मत का फैसला कर दिया है। मैंने दरशवार को डिस्टर्ब ना किया। सोचा कि सालाना इम्तिहान सर पर हैं, इम्तिहान हो लें तो बता दूंगी। हमारी बच्ची फूफी से प्यार करती है, भला इसे इस रिश्ते पर क्या एतराज़ हो सकता है। सालाना इम्तिहान हो गए। मेरे शोहर की सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जाती थी। इन्हें तशवीश लाहक रहने लगी कि बच्चों की जल्द अज जल्द शादियाँ कर दें। खुसूसन वो अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में ही इसके घर का कर देना चाहते थे। इंटर के पर्चे हो गए तो फाखराबाजी हमारे घर शादी की तारीख लेने आ गई। कदीर भी यही चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द इस फ़र्ज से सबक दोष हो जाएं। इन्होंने तारीख तय कर दी और मिठाई मंगवाई तो दरशवार को इल्म हुआ कि इसकी शादी की तारीख पक्की हो गई। ये खबर सुनकर इसका रंग उड़ गया। बजाय खुशी का इजहार करने के वो आज हद परेशान हो गई और कहा, अम्मी जान, मेरा यहाँ रिश्ता ना किया जाए, आप अब्बा को बता दीजिए, मैं यासिर के साथ शादी करने पर रजामंद नहीं हूँ। मैंने कहा, बेटी क्यों तुम यासिर के साथ शादी पर रजामंद नहीं हो, जबकि वो देखा भाला लड़का है, पढ़ा लिखा है, इसमें बज़ाहिर कोई बुराई नज़र नहीं आती। तुम्हारी फूफी तुमसे प्यार करती हैं और खुशहाल घराना है, तुम्हें इस रिश्ते पर क्या एतराज़ है। अपनों में रिश्ता मिल रहा है, हम तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज देख रहे हैं। इसने बड़ी सख्ती से इनकार किया और कहा कि अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपको पहले दोनों भाइयों की शादी की फ़िक्र करनी चाहिए, मेरी बारी तो बाद में आती है। आखिर आपको मेरी शादी की क्यों इस कदर जल्दी पड़ी है। मुझे नहीं, तुम्हारे वालिद को और इनकी बहन को जल्दी है। तुम्हारे अब्बा जी दरअसल यूँ फ़िक्रमंद हैं कि बीमार रहने लगे हैं, लेकिन अगर तुम बीए करना चाहती हो तो हम तुम्हारी फूफी से 2 बरस की मोहलत मांग लेते हैं। मैं मोहलत की बात नहीं कर रही, ये कह रही हूँ कि मुझे फूफी की बेटे यासिर से शादी नहीं करनी। आखिर इसकी क्या वजह है, वजह तो बता दो, कोई वजह हो। बहरहाल आप जानती हैं कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। आपको बता दूँ, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो सच कहती हूँ कि ये मेरी ही नहीं सबकी तबाही होगी। मैंने बेटी की कड़े तेवर देकर शोहर को आगाह किया, मगर इन्होंने दरशवार के इनकार को संजीदा ना लिया। बोले, आज तक मैं इसकी हर बात मानता आया हूँ, कभी कोई फरमाइश कोई बात रद्द नहीं की, तो आज इसे भी मेरी बात मानना पड़ेगी। इसकी फूफी को हाँ कह चुका हूँ। वैसे भी तुम इसके इनकार को इतनी संजीदगी से मत लो। इस उम्र में लड़कियाँ अमूमन ऐसी बातें करती हैं, जब शादी होगी सब मालूमात ठीक हो जाएंगी। यासिर बहुत सुलझा हुआ और ख़ूबसूरत लड़का है, आखिर इसमें क्या कमी है जो हम गैरों के दर झांकते फिरें। मैंने समझ लिया कि दोनों ही अपनी बात पर अड़े हैं, मेरी एक नहीं चलनी, बाप जाने और बेटी जाने। मैं खामोश हो गई। शादी की घड़ी आ गई। दरशवार ने बहुत वलवेला मचाने की कोशिश की, मगर कदीर ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए।
کہ بیٹی دیکھ میں بیمار ہوں اور یہ رشتہ میں نے تیرے بھلے کی خاطر کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ تیری ہر بات مانی ہے، اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے انکار کیا میری جان چلی جائے گی۔ باپ کی یوں منت سماجت کرنے اور گڑ گڑانے پر خاموش ہو گئی، مگر دل میں کچھ اور ہی ٹھان لی تھی۔ اس کے تیور اچھے نہ تھے، تبھی میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی روک دیں۔ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کرنے کے بعد گھر بسانے سے گریزاں ہو جائے، لہٰذا پہلے اسے راضی کرنا ضروری تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ گریجویشن مکمل کرنا شاید اس کی آرزو ہے، تبھی اس کی پھوپھی سے بات کی تو وہ بولی کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے شادی میں دیر کرنے کی، وہ شادی کے بعد بھی اگر کالج جانا چاہے گی تو ہم منع نہیں کریں گے۔ در شوار کی ضد کے باوجود ہمارے شوہر نے اس کی شادی اپنے بھانجے سے مقرر تاریخ پر کر کے دم لیا۔ وہ آنسو بہاتی پھوپھی کے گھر رخصت ہو گئی اور قدیر نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ایک فرض تو ادا ہوا، لیکن سکھ کا یہ سانس عارضی ثابت ہوا۔ باوجود اس کے کہ پیاری بیٹی کو انہوں نے بہت جہیز دیا، لیکن وہ کسی طور خوش نہ ہوئی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ گزرا تھا کہ سسر کا فون آ گیا، اپنی بیٹی کا سامان لے جاؤ اور بیٹی کو بھی گھر لے جاؤ۔ بصورت دگیر اس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس فون کو سن کر میرے شوہر گھبرا گئے اور ہم اسی وقت فاخرہ باجی کے گھر چلے گئے۔ فاخرہ باجی نے بتایا کہ تمہاری لڑکی بالکل تعامل نہیں کر رہی، میں تو اسے اپنی پیاری بھتیجی سمجھ کر لائی تھی، یہ ایسی بے لچک نکلے گی، گھر کو گھر سمجھنے پر تیار ہی نہیں، مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے۔ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو زبان چلانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھ لوں گی میں تمہیں، بھلا اس طرح گھر بسائے جاتے ہیں؟ بات بات پر مجھ پر آنکھیں نکالتی ہے، اسے کیا پرابلم ہے؟ والد صاحب بولے بہن درشوار جہاں آباد رہے نہ رہے، میں اس کے جہیز کا سامان آپ کے گھر سے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، آپ بے شک اس سامان جہیز کو باہر پھینک دیں۔ معاملہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کسی صورت ہماری لاڈلی کو سسرال میں رہنا منظور نہیں ہے۔ یاسر سے بات کی، اس نے کہا ماموں جان میں تو اپنی بیوی کو بسانا چاہتا ہوں، لہٰذا طلاق کا سوچا ہے اور نہ سوچوں گا۔ قدیر بولے مجھے زیادہ معاملہ ساس بہو کا لگ رہا ہے، ایسا کرو کہ تم درشوار کے ساتھ میرے گھر چلو، شاید وہاں رہ کر تم دونوں کی بات بن جائے اور تمہارا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ یاسر اس پر تیار ہو گیا۔ فاخرہ نے کہا کہ بے شک یہ آپ کے ساتھ چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگا کہ والد بیمار ہیں اور بھائی جان اور بھابھی جان انہیں اس عالم میں چھوڑے جا رہے ہیں، یاسر اور درشوار جلد واپس آ جائیں گے، میں انہیں سمجھا بجھا لوں گی، فی الحال لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا ہو جانے دو تاکہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہو۔ اتفاق کے فاخرہ کا شوہر بھی بیمار تھا، ہم درشوار کو گھر لے آئے اور یاسر بھی ہمارے ساتھ آ گیا۔ تبھی ہماری بیٹی کا زیادہ موڈ خراب ہو گیا کہ داماد کیوں ساتھ لے آئے ہیں، کیا داماد ساس سسر کے گھر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ بہرحال انہیں آئے 15 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ خبر آ گئی کہ فاخرہ کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لال محلال یاسر کے ہمراہ ہم سب کو ماہ درشوار واپس جانا پڑا۔ 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد ہم چوتھے دن واپس گھر آئے۔ درشوار اصرار کر کے ہمارے ساتھ آ گئی، لیکن یاسر نہ آیا۔ ہمارے شوہر نے اصرار کیا، بیٹی درشوار سچ بتاؤ کہ آخر کیوں تمہاری اپنی پھوپھی سے اس قدر تھن گئی ہے؟ تمہاری شادی سے پہلے تو وہ تم پر جان چھڑکتی تھی، ذرا ان کی عدت گزر جائے تو ان کے سارے پول کھول دوں گی۔ اس بات پر ہم دنگ رہ گئے۔ پھوپھی کی عدت تک درشوار نے صبر کیا، بلکہ ہمارے ساتھ شوہر کے ہاں آنا جانا بھی رکھا، اور پھر تقاضا شروع کر دیا کہ مجھے خلا چاہیے، مجھے یاسر کے ساتھ نہیں رہنا۔ قدیر نے بہت سمجھایا، اس کا وہی رویہ جیسے بچپن میں تھا، جو بات منہ سے نکالے چاہتی تھی کہ وہ پوری ہو جائے۔ بالآخر قدیر تھک گئے، بولے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں تمہاری بات، مگر اس صورت میں مانوں گا اگر تم اصل وجہ بتا دو کہ آخر کیوں خلا لینا چاہتی ہو۔ تمہارا یاسر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارا مسئلہ ساس سے ہے، تو جب تک وجہ نہ بتاؤ گی خلا کے لیے مجھے قائل نہیں کر پاؤ گی۔ درشوار نے تب ایک بڑی بری اور انہونی بات کہہ دی۔ وہ بولی آپ کی بہن کی کرتوت ٹھیک نہیں ہے، ان کی دوستی ایک غیر شخص سے ہے جس کا علم اتفاق سے مجھے ہو گیا ہے، جب گھر کے باقی سبھی افراد اس امر سے ناواقف ہیں، اور میں یہ بغیرتی کا تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔
अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपकी प्यारी बहन को तमाम बरादरी में बदनाम कर दूंगी। बेटी के मुंह से अपने बहन के बारे में ऐसे नाजायबा अल्फाज सुनकर मेरे शोहर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे भी यकीन ना आया कि बाजी फ़ाखरा जिनके बारे में कभी किसी ने शिकायत नहीं सुनी थी वो ऐसी हो सकती हैं कि मेरी ज़िद्दी लड़की सरासर बेबरकी उड़ा रही हैं, अपनी फूफो पर इल्ज़ाम धर रही हैं। मैं अपनी बेटी की फितरत को खूब जानती थी। जब इसे अपनी ज़िद मनवानी होती थी तो ये किसी हद तक भी जा सकती थी। बहरहाल कदीर बेटी के इस इल्ज़ाम तराशी से डर गए। सोचा कि ये जो कहती है करके दिखाती है, और अब जबकि मेरी बहन बेवा हो गई है, अगर इसने इस किस्म की बेबरकी उड़ानी शुरू कर दी तो मैं ही नहीं फ़ाखरा भी बरादरी में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रह जाएगी। इन्होंने दरशवार की मंशा पूरी करने की ठान ली और अदालत में इसकी तरफ से खुला का केस दायर कर दिया। यूं दरशवार ने खुला हासिल करके अपना मकसद पूरा कर लिया। बहन और भाई का रिश्ता टूट गया। इसमें दरार ही नहीं बहुत बड़ी खलीज हायल हो गई। लेकिन मेरे शौहर ने सोचा इस तरह भी अगर मेरी बहन की इज़्ज़त बचती है तो बचा लूँ। खुला को 6 माह बामुश्किल गुजरे थे कि दरशवार ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। मैंने पूछा लड़का कौन है और तुम्हारा इसके साथ कब से नाता है? बोली शादी से पहले वाकफियत हुई। मेरी क्लास फेलो का भाई है जो इसे लेने कॉलेज आता था, तब भी हमारी वाकफियत हुई। हमने आपस में शादी का अहद व पैमान कर लिए और ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन अब्बा जान ने इतनी मोहलत ना दी और अपनी मनमानी करते रहे। मैं दरशवार की जुर्रत पर हैरान थी कि वो ये बातें करते हुए ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं कर रही थी। कितनी बेबाक थी वो। मेरा ख्याल दुरुस्त था कि अपनी फूफी पर तोहमत लगाकर इसने इनसे गुलू खलासी करा ली और अपना मकसद हाल कर लिया। जानती थी कि चाहत की खातिर जान पर खेलने वाली ये लड़की अब अपने इरादे से बाज आने वाली नहीं। लिहाजा मैंने इसका साथ देने की ठान ली। दोबारा इसका घर बसाना था क्योंकि मेरे शौहर को बिल आखिर डॉक्टर ने बता दिया था कि इन्हें कैंसर है, इनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी कदीर को मैं दरशवार की बाबत आगाह नहीं कर पाई थी कि वो अचानक बीमार हो गए और कुछ अरसा अलील रहकर इस दुनिया से चले गए। बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ पड़ी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दरशवार की थी। मुझे हर हाल में इससे निमटना था। इसकी ख्वाहिश पर मैंने इस लड़के को बुलाया जिसका नाम रुस्तम था और इसे करा के इसे रुखसत किया। शादी के 15 रोज़ बाद वो आई और बताया कि रुस्तम कहता है जबकि तुम्हारी पहली शादी पर वालिदैन ने इतना ज़्यादा जहेज दिया तो अब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि इसने कोई डिमांड नहीं की। अगर इसका ये मुतालबा है तो तुम फ़हरिस्त ला दो, मैं तुम्हारे भाइयों को दे दूँगी और सब कुछ ला देंगे। 2 रोज़ बाद मेरी बेटी दोबारा आई। माँ ये रही फ़हरिस्त। मैंने पढ़ी। जहेज़ के अलावा इसमें हमारी जायदाद की तफसील के साथ मुतालबा था कि इस जायदाद में जो हिस्सा दरशवार का बनता है वो हमारे हवाले कर दें। इस मुतालबा पर मैं लरज़ कर रह गई। मैंने कहा दरशवार इस लालची आदमी ने ये क्या मुतालबा कर दिया है जबकि ये जायदाद मेरे नाम है जिसमें हम रहते हैं। वो बोली तो मकान को जल्द अज जल्द फ़रोख्त करके मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैंने बेटों से बात की। बोले अम्मी बहन का घर तो हमने हर हाल में बसाए रखना है। हम घर बेचकर किराए के मकान में मुंतकिल हो जाते हैं और इसका हिस्सा दे देते हैं। बस इन्होंने औने पौने घर बेचा और जो हिस्सा दरशवार का बंदा था वो इसे देने गए तो इसके शौहर ने कहा आपकी दुकान भी है और इसमें जो हिस्सा बनता है वो भी दे दें। फरमान बोला भाईजान वो दुकान अम्मी को इनके वालिद साहब के तरके में मिली थी और अम्मी अभी हयात हैं। ये दुकान हमारा ज़रिया रोज़गार है। इसको बेच देंगे तो खाएंगे कहाँ से। जो दुकान अब्बा जान ने ख़रीदी थी वो इनके इलाज के लिए बेच दी थी। इसने कहा आपकी बहन ने मुझे कहा था कि मुझसे शादी करना हर हाल में। मैं तलाक तुम्हारी खातिर ले रही हूँ तो मैंने तभी शर्त रखी थी कि जायदाद में से हिस्सा लाओगी तो हमारी शादी हो सकती है, वरना नहीं। पूछ ले अपनी बहन से। इसने कहा था कि मैं वादा करती हूँ कि माँ बाप की जायदाद बिकवा कर हिस्सा लाऊंगी, मगर मुझसे तुम्हें शादी करनी होगी। इसने मेरी शर्त को माना
मैंने निकाह किया, अब इसे अपनी शर्त पूरी करना पड़ेगी। इसका मतलब कि अब हम दुकान बेचकर सड़क पर बैठेंगे। मैं बेवा हो चुकी थी और मेरे बेटे बेचारे अभी पूरी तरह बाप की वफ़ात के सदमे से संभल ना पाए थे, ना ही वो माली लिहाज से संभल सके थे, क्योंकि एक घर और दुकान फरोख्त करके हम कदीर की बीमारी पर लगा चुके थे। अब एक घर रहने की खातिर और एक दुकान ज़रिए रोज़गार बाकी रह गई थी, जो मेरे मरने के बाद ही बच्चों को मिलने वाली थी। मैं अभी ज़िंदा थी और ये दोनों चीज़ें मेरे शौहर वफ़ात से कबल मेरे नाम कर गए थे, ताकि बच्चे कहीं बुढ़ापे में मुझे दरबदर ना कर दें। बेटों ने तो ऐसा ना किया, मगर बेटी जो अल्लाह की रहमत कहलाती है, इसने अपने शौहर के साथ मिलकर हमें ज़रूर कंगाल और दरबदर किया। पहले मेरा घर बिकवा दिया और फिर दुकान के पीछे पड़ गई। बिलाखिर दुकान बिकवाई और अपना हिस्सा ले गई। आज ये आलम है कि ना घर रहा और ना दुकान रही। दर शहवार ने हमें आलम कसम पुरसी में धक्का दे दिया, मगर वो इस अमर पर बिल्कुल शर्मिंदा ना है। कहती है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मेरे बेटे दोबारा बकिया पैसों से दुकान ना खरीद सके और वो रकम भी तितर बितर हो गई। आज दोनों किसी की दुकान पर नौकर हैं, जबकि किराए के मकानात में हम जगह जगह भटकते फिरते हैं। रोज़ बरोज़ किराए महंगे होते जा रहे हैं, फिर घर बदल कर कोई सस्ता किराए का मकान तलाश करते हैं। अब एक गंदे से मोहल्ले में एक कमरे के घर में रह रहे हैं, जिसकी बोसीदा छत बारिश में टपकने लगती है। मेरे मरने के बाद अगर बेटी अपना हिस्सा लेती तो कम से कम मुझ बुढ़िया को यूं दर बदर ना होना पड़ता। सच है कि बेटियां रहमत होती हैं और इन्हें इनका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर वालिदैन की वफ़ात के बाद जिंदा बूढ़े माँ बाप को घर से धक्के देकर निकालना कहाँ की नेकी है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया नाजरीन।